नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 16 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए और डेली क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप LAKSHYA लक्ष्य 007 से आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल मिल जाएगा, यानी कि लक्ष्य के साथ 007 जरूर लगाएं और कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है इनके बीच में। और आपको इस पर डेली अपडेट मिला करेगी और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाया करेंगे। और डेली क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलें टेलीग्राम पर। तो इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो पिछली वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था कि कौन सा राज्य भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा, तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्तर बहुत से लोगों ने दिया है, सही उत्तर दिया है। तो मैं यही आशा करता हूं कि जो लोग भी रेगुलर कंटेंट को देख रहे हैं, रेगुलर नोट्स बना रहे हैं और उनको आने वाली परीक्षाओं में उनके लिए लाभदायक होगा। मेरी शुभकामनाएं यही हैं। और अभी राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चंस रहे जो सीधे के सीधे जो है हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज से आए और एसआई का एग्ज़ाम था। तो अच्छा लगा देखकर कि अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों के लिए सहयोगी भी हो रहा है। कई कैंडिडेट्स के मैसेजेस भी आए इस चीज़ को लेकर। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। कि पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो महत्वपूर्ण आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा और इसके साथ ही भारत में होने वाली अधिकांश परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और 13 सितंबर को रखी और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला को रखा गया। इसी के साथ ही देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ के नोड प्रदर्शनी मॉडल के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये अलीगढ़ में उपस्थित प्रदर्शनी मॉडल है और यहाँ पर का दौरा तो किया ही, साथ ही राजा महेंद्र सिंह प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का दौरा किया। रक्षा औद्योगिक गलियारे की अगर हम बात करें, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जब उन्होंने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया था तब इस कॉरिडोर की घोषणा की थी। और इसके साथ ही देखा जाए तो इस कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ नाम के कुल 6 नोड्स को शामिल किया गया है और इसको शामिल करने की योजना भी बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन बने जा चुके हैं और पिछली कई एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है कि यूपी इन्वेस्टर समिट में किसका उद्घाटन किया गया था? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। और इस कॉरिडोर में जो घोषणा की गई थी किस किस को लाने की, आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ, ये जो 6 ज़िले हैं, 6 क्षेत्र हैं, इन नोड्स को जो है इसमें शामिल किया गया है। किसमें? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही इन 6 जिलों के नाम याद रखिएगा जिनको डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया है और योजना बनाई गई है कि इसमें कार्य किया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बड़े आराम से पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही यह कॉरिडोर रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में जानें तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत की अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति थे। अंतरिम सरकार यानी कि उन्होंने 1915 में काबुल में एक निर्वासित भारत सरकार की स्थापना की थी और उस सरकार में वह राष्ट्रपति रहे थे। तो यानी कि भारत की जो एक निर्वासित सरकार बनाई थी पहली बार, वो किन्होंने बनाई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई थी। 1915 में काबुल में इसको स्थापित किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी जिसके वह राष्ट्रपति रहे थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उन्होंने
1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया और वह 1911 के बाल्कन युद्ध का भी हिस्सा थे और उन्हें आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता है। तो यह एक प्रश्न भी बन सकता है कि आर्यन पेशवा के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आप उत्तर आराम से दे सकते हैं कि आर्यन पेशवा के नाम से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जाना जाता है। इसी के साथ ही ये हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? हवा से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? भारत, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आइसलैंड। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों आइसलैंड। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिससे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, कहाँ इसको शुरू किया गया है? आइसलैंड में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ? आइसलैंड में शुरू किया गया है। तो इसके साथ ही आगे बढ़ें तो आइसलैंडिक नाम शब्द ओरोका के नाम पर इस प्लांट का नाम ओरोका रखा गया है, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा। ओरोका प्लांट का निर्माण स्विट्जरलैंड के क्लाइम वर्कर्स और आइसलैंड के कार्बन फिक्स द्वारा किया गया है। इसके साथ ही देखें तो यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा तो हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से सोखेगा और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार यह राशि लगभग 870 कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर होगी। यानी कि अगर 4000 टन पूरे साल में कार्बन डाइऑक्साइड को यह प्लांट सोखता है तो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि ये लगभग 870 कारों से उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की इस घटना है या वायुमंडल में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे एक राहत मिलेगी। तो इसी के साथ ही देखें तो ये प्रौद्योगिकी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ गया? सरदार धाम भवन का उद्घाटन, ठीक है। और भोपाल, लखनऊ, इम्फाल, अहमदाबाद। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों? अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कब किया है? 11 सितंबर में किया है। 11 सितंबर में कहाँ किया है? अहमदाबाद में सरदार धाम का उद्घाटन किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए पुस्तकालय, छात्रावास, कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं और एक बहुउद्देशीय सभागार भी शामिल किया गया है। वहीं देखा जाए तो सरदार धाम भवन भारत की आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए और उसके साथ साथ सरदार पटेल द्वारा अपने जीवन में पालन किए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्हें अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं उन 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक ये युवा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस सिद्धांत पर चलते हुए, इस बात पर चलते हुए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर देखें तो सरदार धाम भवन को गुजरात के अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्कल में पाटीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा सुकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सुकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? किस देश में पूछा गया है, ना कि किस राज्य में है। तो सुकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका उत्तर होगा नेपाल। कहाँ है? नेपाल में है। तो अभी हाल ही में सुकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से हाथियों का एक झुंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचा और वहां पे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। सुकला फांटा राष्ट्रीय उद्यान सुदूर पश्चिम क्षेत्र नेपाल के तराई में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अवस्थित है। इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। किसे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को या पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में नामित किया गया था। टाइगर रिजर्व के रूप में 2014 में नामित किया गया था और यह भारत का
कौन सा टाइगर रिजर्व बना? 45वां टाइगर रिजर्व बना। तो इसी के साथ ही आगे हम देखें तो इसे वर्ष यानी कि किसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 में इसने बीते 4 वर्षों में यानी कि 2014 से 2018 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए T/2 अवार्ड को जीता है। कौन से अवार्ड को? T/2 अवार्ड को जीता है। किसने जीता है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है, यानी कि 2020 में इस अवार्ड को जीता गया। यानी कि एक सम्मेलन किया गया था, बाघ सम्मेलन किया गया था 2010 में, जिसमें विश्व के जो बाघ, जिन देशों में बाघ रहते हैं उन सभी देशों ने हिस्सा लिया, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में यह समिट हुआ, जिसे टाइगर समिट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि जिन जिन देशों के क्षेत्रों में, देशों में बाघ निवास करते हैं उनकी संख्या को दोगुना किया जाए, जो वर्तमान में यानी कि 2010 में जो संख्या थी उसका दोगुना किया जाए। तो वहीं ये भी दायित्व 2014 में जब टाइगर रिजर्व बना पीलीभीत, तो यही दायित्व इनके कंधों पर भी आया, और 2014 में जो संख्या बाघों की पीलीभीत टाइगर रिजर्व में थी, इसने बहुत ही तेज़ी से 2018 तक अपने बाघों की संख्या को डबल कर लिया और T/2 अवार्ड को जीता। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ें तो हम पाते हैं कि यह जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप के हिस्से का निर्माण करता है। रिजर्व का उत्तरी छोर भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और मखरा नदी तक विस्तृत है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान किसका? नेपाल का, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये बिल्कुल सीमा पर हैं दोनों। और दोनों ही देशों में एक समझौता है कि दोनों देशों के जो जानवर हैं, इन क्षेत्रों के जो जानवर हैं वो बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे क्षेत्रों में आ जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। तराई आर्क लैंडस्केप क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो तराई आर्क लैंडस्केप पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में बागमती नदी के बीच 810 किलोमीटर का एक पूरा लंबा खंड है, और इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का निचली पहाड़ियों तक का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है। इसमें भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्र, जैसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, ये सब शामिल हैं किसमें? तराई आर्क लैंडस्केप में। तो वन तीन प्रमुख, ये वन जो हैं ये 3 प्रमुख प्रजातियों का निवास करते हैं, निवास स्थान है, जिसमें बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और इसके साथ ही एक सींग वाले गैंडे भी यहाँ पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस। और इसके साथ ही एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिलस मैक्सिमस। तो ये यहाँ तक हमने देखा कि ये तराई क्षेत्र है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी थी, जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके साथ ही अगर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, किसमें? अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। आज़ादी के बाद हिंदी व अंग्रेजी दोनों को भारत की भाषा के रूप में चुना गया, और संविधान सभा में देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। किंतु 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसी के साथ ही देखें तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस में हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। और इसके साथ ही हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब पहली बार कब मनाया गया था? 1953 में भारत में हिंदी दिवस मनाया गया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनिवार्य चार्जर का कानून लाने की घोषणा की है? जापान, भारत, इंग्लैंड या दक्षिण कोरिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। तो ब्रिटिश सरकार जल्द ही इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाना अनिवार्य करने हेतु एक कानून पेश करेगी। इस कानून के मुताबिक सभी नए घरों और कार्यालयों में स्मार्ट चार्जिंग डिवाइस की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जो ऑफ पीक अवधि के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकेगा। इसके अलावा नए कार्यालय ब्लॉकों के लिए प्रत्येक 5 पार्किंग स्थानों पर चार्ज पॉइंट स्थापित करने की आवश्यकता भी होगी। नया कानून इंग्लैंड को पूरी दुनिया का ऐसा पहला देश बना देगा जहां सभी नए घरों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर की व्यवस्था का अनिवार्य होना होगा। तो इसी के साथ ही देखें तो यह पहल इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि चार्जिंग स्टेशनों की कमी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा है और यही कारण है कि प्राय लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर ट्रांजिशन करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में रुचि ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। इसी के साथ ही देखें तो यह प्रस्ताव 2030 में ब्रिटेन के नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व इंग्लैंड में चार्जर्स की संख्या को तेज़ी से बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी कि अगर हम देखें तो वर्ष 2030 तक ब्रिटेन में पूर्ण रूप से जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड 2030 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चार्जरों की संख्या बढ़ाना चाहता है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हो। तो इसी प्रकार देखें तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री वर्तमान में बोरिस जॉनसन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है टोक्यो जापान, न्यू दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क यूएसए, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक, कौन सी बैठक? पहली व्यक्तिगत बैठक, यानी कि फेस टू फेस जो चारों देश हैं, क्वाड में कितने देश हैं? तो कुल 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? जापान, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इन चारों देशों के प्रमुख जो हैं आमने सामने बैठकर बात करेंगे। नहीं तो इससे पहले क्वाड देशों के प्रमुखों की जो मीटिंग हुई थी वो सभी मीटिंग लगभग वर्चुअली ही हुई थी। तो इसी के साथ ही इसमें 4 देश हैं क्वाड में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा और बैठक में चारों देश यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रमुख शामिल होंगे। क्वाड के गठन की बात करें तो हिंद महासागर सुनामी जो 2004 में आई थी, उसके बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया था। फिर 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने गठबंधन को एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के रूप में देखा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में उन्होंने देखा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज एक श्रृंखला बनेगी, जो कि हम देखेंगे कि ये चारों देशों को जोड़ने वाला एक स्वरूप बनता है। तो वर्ष 2017 में चीन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए चारों देशों ने क्वाड को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया और इसके उद्देश्यों को और बड़ा बनाया और एक तंत्र का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है। ये नहीं कि जैसे चीन लगातार साउथ चाइना सी में यानी कि दक्षिण चीन सागर में और पूर्वी चीन सागर में अपना अधिकार जताता रह रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित जो देश हैं वो उस क्षेत्र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्वाड एक बार फिर से खड़ा हुआ है। और वर्ष 2020 में भी हमने देखा कि भारत, अमेरिका, जापान की जो त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास है उसका विस्तार हुआ और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया, जो कि मालाबार कोस्ट पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ था मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। महत्वपूर्ण है 2020 में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि वर्ष 2020 में क्वाड का कौन से मेंबर ने शामिल किया, या मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के अतिरिक्त हिस्सा लिया। तो इसके साथ ही जो वर्ष 2017 में एक बार फिर से क्वाड के बनने का एक समूह को चिन्हित यहाँ पर कर रहा है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ अमेरिका है, यहाँ जापान है, यहाँ भारत है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है विश्व में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन बन रही है इन चारों के बीच में, और जो कि एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल
एंगल बना रहा है, तो इसीलिए इसको क्वाड कहा जा रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर या 22 सितंबर? तो इसका उत्तर होगा 15 सितंबर। क्या होगा? 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडगम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को मान्यता देने और उनका सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में विश्व अभियंता दिवस हो गया है, वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे हो गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस कर लेना है। ठीक है, क्या करने है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस कर लेना है। नेशनल इंजीनियर डे होता है, तो गलती से मिस्टेक हो चुका है वहाँ पे, जो टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारत के साथ साथ श्रीलंका और तंजानिया में भी यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अभियंताओं यानी कि इंजीनियरिंग के महान कार्यों को याद करने, इंजीनियरों के महान कार्यों को याद करने और उनके सुधार और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व इंजीनियर दिवस से अलग है। तो विश्व इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? माफ कीजिएगा, तो 4 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। और 4 मार्च को मनाया जाने वाला इंजीनियरिंग डे, वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे जो है वो यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है, और यहाँ पे भारत के द्वारा आयोजित किया जाने वाला वो 15 सितंबर को है, जो किसके जन्म दिवस पर है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया नाम के इंजीनियर के ऊपर है। तो मोक्ष गुंडगम विश्वेश्वरैया की बात करें तो उनका जन्म वर्ष 1860 में कर्नाटक में हुआ। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई की और फिर पुणे में विज्ञान कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तथा देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरों में से एक बन गए। वह भारत में एक अग्रणी इंजीनियर थे जिनकी प्रतिभा जल संसाधनों के दोहन और देश भर में बांधों के निर्माण और समेकन में परिलक्षित होती थी। उनके काम की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1906 और 7 में जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था के अध्ययन के लिए यमन भेजा था। इसके साथ ही देखें तो 1915 में जनता की भलाई के लिए योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के नाइट कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही वह एक इंजीनियर थे जिन्होंने 1934 में भारतीय अर्थव्यवस्था की भी योजना बनाई थी। इसके साथ ही देखा जाए तो 50 वर्षों के लिए लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता से भी उन्हें सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1955 में। इसके साथ ही देखें तो 1962 में बेंगलुरु कर्नाटक में उनका निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये 2 किताबें हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और वह मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के लिए भी मुख्य कार्यकारी अभियंता थे, जो बांध आज भी निर्मित है, तो बना हुआ है और उस पर लगातार लाभ उससे लिया जा रहा है। इसके अलावा बांधों में अवरोधक प्रणाली यानी कि ब्लॉक सिस्टम के विकास का श्रेय भी विश्वेश्वरैया जी को दिया जाता है, ताकि बांधों का पानी व्यर्थ रूप में प्रवाह रोका जा सके। तो इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और प्रश्न पर कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? भूपेंद्र यादव, आनंदीबेन पटेल, भूपेंद्र पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा और सटीक आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। वह गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं और घाटलोदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो अगर मानचित्र में देखें तो गुजरात कहाँ है, तो आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि गुजरात भारत के पश्चिमी राज्यों में से एक है और इसकी जो सीमा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से लगती है। और इसके साथ ही दमन दीव, दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों से भी इसकी सीमा
लगती है। इसके साथ ही देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी साझा करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भी ये साझा करता है। और इसके अतिरिक्त इसके पास यहाँ पर ये इसकी जो एक तटीय सीमा है, यह सब भारत की किसी राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, जो कि अरब सागर के साथ लगती है। यहाँ खंबात की खाड़ी है और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो ये गुजरात का एक क्षेत्र है मैप पर, मानचित्र पर, जिसे आप देख सकते हैं, और ये भारत का पश्चिमी राज्य है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है ये हमारा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में 13वें वृक्ष शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका या चीन? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा भारत। इसी के साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15 इंफ्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंस के रूप में चुना है। इसके साथ ही देखा जाए तो इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया, यानी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया इस सम्मेलन का। तो ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ ही देखें तो ब्रिक्स के बारे में अगर हम लोग जानें तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समूह का एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जाता है, एक मंच है ये। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से ब्रिक्स लिखा हुआ है, तो ब्राज़ील के बाद अगला जो करेगा वो रूस करेगा। अब जैसे रूस के बाद रूस ने 2020 में इसका अध्यक्षता की थी, तो 2021 में किसने की है? तो 2021 में की है भारत ने। तो आई फॉर इंडिया, यानी कि भारत ने इसका अध्यक्षता की है। अब आई के बाद किसका क्रम आ रहा है? चाइना का क्रम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2022 में जो इसका अध्यक्षता करेगा वो चीन करेगा, फिर उसके बाद 2023 में साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसी क्रम में जो है इन शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता की जाती है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था और यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार के मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर इसे ब्रिक्स कहा गया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसी के साथ ही ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार सिंह या अरुण कुमार, राजीव खन्ना, हरदीप सिंह पुरी या अजय मीना? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।